तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था अरे कुछ नहीं है, सीजीएल बहुत ईजी है, हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी थी यार, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 200 में से 200 कर लूँगा। मैंने घर पर रहकर तैयारी की है और मेरा मुखर्जी नगर ना जाने का रीज़न ये था कि मेरे पापा की तबीयत उस टाइम पे ख़राब हो गई थी, तो मैं घर को छोड़ के नहीं जा सकता था, सबसे बड़ा घर में मैं ही था। वो ना करके आप प्रीवियस ईयर को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। दूसरा, मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो मॉक को जितना हो सके आप उतने टाइम लगाइए उसको। मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए थी तो इसीलिए मैंने एक्सरसाइज लिया, वरना मेरे को डीए भी मिल रहा था और भी मिल रहे थे, पर मेरे को एक्सरसाइज चाहिए था। तो और 19 में भी मेरे साथ यही हुआ कि एंड में 10 मिनट में मेरे को नर्वस हो गया मैं। तो आप ये सोचिए, मैंने 100 से ज़्यादा मॉक लाए, तो उसके बाद भी मैं एंड के 10 मिनट में नर्वस हो गया, मैं स्कोर और अच्छा कर सकता था, वो ना हो पाया। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोटिवेशन फैक्ट्री के शानदार प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे एसएससी सीजीएल टॉपर्स के हमने इंटरव्यू कर लिए हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ योगेश भाई मौजूद हैं। योगेश भाई की बात करें तो इन्होंने सब इंस्पेक्टर और फोर्स में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर थे। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट को छोड़कर एसएससी सीजीएल में आए और एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट ली है, और इन्होंने एसएससी सीपीओ सीएचएसएल और भी एसएससी के कुछ एग्जाम्स क्लियर कर रखे हैं। एनडीए सीडीएस इनको भी क्वालिफाई कर रखा है, कई बार एसएसबी देने नहीं जा पाए कुछ कारणवश। तो इनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे एस्पिरेंट्स अलग अलग फील्ड के एग्जाम देते हैं, तो उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सिर्फ एसएससी पे फोकस ना करते हुए बहुत सारे एस्पिरेंट एसएससी के भी डिफरेंट जो एग्जाम होते हैं वो भी देते हैं, कोई पीसीएस का भी ट्राई करता है। तो उनके लिए एक जो एक्सपीरियंस बंदा होता है, उसको पता है उसकी जर्नी में उसने अलग अलग डिफरेंट एग्जाम दिए हैं, तो वो बहुत कुछ आपको बता सकता है। तो उस लिहाज से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सीजीएल पर तो हम फोकस कर ही रहे हैं, आप लगातार देख रहे हो। हमने दूसरा चैनल भी क्रिएट किया है, एसएससी सीजीएल मोटिवेशन फैक्ट्री। वहां पर भी एसएससी सीजीएल के जो टॉपर्स होते हैं उनकी डिटेल स्ट्रेटजी हम शेयर करते हैं। योगेश भाई की भी कुछ दिन बाद वहां पे डिटेल स्ट्रेटजी आपको देखने को मिल जाएगी, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है ऑलिव बोर्ड ने। ऑलिव बोर्ड, जैसा कि आप जानते हो, इंडिया का सबसे बड़ा जाने माने टेस्ट प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। ऑलिव बोर्ड पे एसएससी प्रिपरेशन के लिए आपको मिलेंगे एग्जाम वाइज कोर्सेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। इसके अलावा 600 से ज़्यादा मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जीके नोट्स, टाइपिंग टेस्ट एंड अदर प्रिपरेशन मटेरियल। इसके अलावा हर शनिवार और रविवार को ऑलिव बोर्ड फ्री ऑल इंडिया लाइव मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करवाता है। तो आज ही ऑलिव बोर्ड ऐप डाउनलोड करिए और अपनी एसएससी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए। तो योगेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका मोटिवेशन फैक्ट्री पर, और थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और योगेश भाई, आप शुरुआत में थोड़ा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मेरा नाम योगेश वर्मा है और मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, और वर्तमान में अभी मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। आप आगरा से आते हो, राइट? तो आपने तैयारी कहाँ पे शुरुआत करी? तैयारी की शुरुआत कहाँ से आपकी हुई? आगरा में रह के करी या फिर कहीं आप मुखर्जी नगर दिल्ली में, या फिर कहाँ पे गए थे? जी, मैंने सेल्फ स्टडी की है, और मैं आपको बता दूं मेरी स्कूलिंग आगरा से ही हुई है और मेरी ग्रेजुएशन भी आगरा कॉलेज से हुई है। बीएससी की है मैंने ग्रेजुएशन में। मैंने घर पर रहकर तैयारी की है, और मेरा मुखर्जी नगर ना जाने का रीज़न ये था कि मेरे पापा की तबीयत उस टाइम पे ख़राब हो गई थी, तो मैं घर को छोड़ के नहीं जा सकता था, सबसे बड़ा घर में मैं ही था। तो मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी होने के कारण मैंने घर से रह के ही तैयारी की थी। उस ड्यूरेशन में मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे। कौन से एग्जाम अभी तक आपने दे रखे हैं, और कौन से एग्जाम में आपका क्लियर हुआ है? इसको थोड़ा डिटेल में बताइए, या फिर जो भी एग्जाम आपने दिए हैं उनमें नहीं हुआ है वो एग्जाम भी थोड़ा बताओ। कहाँ से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई? मैंने यूपीएससी का सबसे पहले जो एग्ज़ाम दिया था वो एनडी दिया था, क्योंकि मेरे डिफेंस में थोड़ा रुचि थी। अब कैसे मान लीजिए, उसकी तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होता था मैं। तो एनडी से मेरा स्टार्ट हुआ, वो मेरा क्लियर हुआ, लेकिन कुछ कारणवश मेरे फैमिली इशूज़ की वजह से मैं एनडीए का एसएसबी नहीं देने जा पाया, जो मेरा इलाहाबाद पड़ा था। उसके बाद फिर मेरी एसएससी के बारे में पता चला मुझे कुछ लोगों से, अपने फ्रेंड से ही सर्कल में, जब मैं कॉलेज में था तो पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, ये तो मुझे सुनने में आया कि इंस्पेक्टर वगैरह की पोस्ट पे जाते हैं। तो मैंने वहाँ से थोड़ा इंस्पिरेशन मिलके मैंने एसएससी की तैयारी जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने सीएचएस से स्टार्टिंग में नहीं दिया था, कि मुझे लगता था कि मैं डायरेक्ट सीजीएल ही दूंगा। तो फिर सीजीएल के साथ साथ मुझे पता लगा सीपीओ जो डिफेंस में जा सकते हैं। मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था डिफेंस के प्रति, तो मैं सीपीओ की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हुआ। वो मैंने एग्जाम दिया, वो क्वालिफाई भी हुआ मेरा। लेकिन मैं 2017 में थोड़ा मेडिकल इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ मैंने जो आपको बताए थे, उसकी वजह से मैं वहाँ मेडिकल देने नहीं जा पाया। फिर 18 मैंने दिया। 18 के थ्रू मैं सीपीओ में शायद 400 या 350 के आसपास में, रैंक याद नहीं है, वो मेरी ऑल ओवर इंडिया रैंक आई थी, और मेरे को सशस्त्र सीमा बल मिला था। तो वहाँ मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सेलेक्ट हुआ था। और फिर एसएससी की जर्नी उसी ड्यूरेशन में चल रही थी। मैं 17 में क्लियर नहीं कर पाया था, फाइनल मतलब फाइनल कट ऑफ पे आउट हो गया था। और उसमें 2018 में भी मैं फाइनल मेरिट में आउट हुआ था, और 19 में मुझे एक्साइज इंस्पेक्टर पोस्ट मिली, जैसा कि आपको पता ही है। आप जो सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आपको मिली फोर्स में, सशस्त्र सीमा बल में, तो उसको छोड़ने का क्या रीज़न रहा? कैसा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा आपका?
देखिए पहला एक मैं ये कहूँगा कि पहला रीज़न तो यही है कि एक तो हायर ग्रेड पे मैं आ रहा था, 4200 ग्रेड पे था और यहाँ 4600 ग्रेड पे है। हालांकि मैं प्रमोशन बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू एक्साइज डिपार्टमेंट, बट वहाँ ऑल ओवर इंडिया फ्रिक्वेंट ट्रांसफ़र रहते हैं। आपको कहीं भी आप हों, जैसे कि आपकी पोस्टिंग बिहार में है लेकिन फिर भी आप जम्मू कश्मीर भी भेजे जा सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश भी भेजे जा सकते हैं। इलेक्शन में ड्यूटी लगती है तो वहाँ कंपनी में भी जा सकते हैं। आप एक सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इलेक्शन वगैरह में या जम्मू कश्मीर वगैरह कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पे आप एक फैमिली को टाइम या अपना स्टेबल लाइफ नहीं जी सकते हैं। सबसे मेन रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न मेरा ये था, जैसे मैंने आपको बताया, फैमिली को टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सबसे बड़ा मैं ही था और मेरे पापा जो है उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब रहती है, तो दूसरा रीज़न ये था। और मैं समझता हूँ सीजीएल से जो मुझे डिपार्टमेंट मिला था एक्साइज, वो काफ़ी एक्सपोजर मेरे को मिलेगा वहाँ काम करने का, और जो इंटरेस्ट है मतलब और कहीं नहीं मिल पाएगा इतना मुझे। और एक डिफेंस की लाइफ मैंने जी भी ली तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो भी पूरा हो गया कि हाँ मैं एक डिफेंस की पूरी 1 साल वहाँ जॉब करके आया हूँ, तो मेरे को पूरा उसका पता है कैसे क्या काम होता है वहाँ पर, कैसे हमारी सिक्योरिटी एजेंसी हैं वो काम करती हैं बॉर्डर पर, और किस तरीके से हम स्मगलिंग वगैरह जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो सब होता है, वो सब मेरे को पूरा बेसिक आइडिया है। और ये आपने पोस्ट जब यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा उसके बाद आपने छोड़ा वहाँ? जी हाँ, सिलेक्शन होने के बाद मैंने वेट किया जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने का, उसके बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया। अभी आपकी जैसे लास्ट अटेम्प्ट जो आपने CGL 19 से आपका सिलेक्शन हुआ उसकी बात करें तो उसमें आपने तैयारी कैसे करी? जैसे आप तो वहाँ पे जॉब चल रही थी आपकी, तो कैसे तैयारी को मैनेज किया आपने? जी जो मेंस था वो मेरा हो गया था शायद, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इशू आ रहा था, तो वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं ताकि हम छोड़े ना, मतलब जाए ना, कि ऐसा होता है ना कि फोर्स में चले जाते हैं। जैसे मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा 10 साल का 10 ईयर्स का वहाँ बॉन्ड था। अगर मैं 10 साल से पहले छोड़ता हूँ तो मेरे को जो ट्रेनिंग कॉस्ट या फिर 3 मंथ सैलरी जो भी हायर होगा वो पे करना पड़ेगा, तभी मैं छोड़ सकता हूँ। और डॉक्यूमेंट 2 साल के लिए सबमिट कर लिए जाते हैं, उससे पहले नहीं दिए जाएंगे जब तक आपको कोई एमरजेंसी सिचुएशन ना हो जो डॉक्यूमेंट के बिना नहीं हो सकती है तभी। तो मैंने कमांडेंट को 2-3 बार एप्लीकेशन लिखी थी, उसके बाद मेरे को डॉक्यूमेंट मिले थे कि सर मेरा ये इशू है, मेरे को इसके मैं हायर ग्रेड पे जा रहा हूँ और इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तब मेरे को वहाँ से डॉक्यूमेंट मिले थे। उसके बाद मैंने वो अपना जो फॉर्मेलिटी, यहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद जो फॉर्मेलिटी थी, पैसे भरना और यहाँ DIG से सेंक्शन लेना, वो सब मैंने पूरा करवा के तब उसके बाद मैंने वहाँ से रिलीव करके यहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। आपने काफ़ी डिफरेंट एग्जाम दिए, CPO, CHSL और काफ़ी जैसे NDA, ये सारे एग्जाम दिए। अब जैसे कोई एस्पिरेंट तैयारी करता है तो उसका एक फोकस होता है CGL या CPO, उसका सिलेबस खत्म करने में उसकी हालत खराब हो जाती है। आपने इतने डिफरेंट एग्जाम दिए हैं तो इनका सिलेबस क्या सेम होता है? कैसे आपने ये सारी चीज़ मैनेज कैसे करी? देखिए मेरा बैकग्राउंड जो रहा वो मैथ्स से था, तो मैथ्स में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती थी। और दूसरा ये था NDA 12th बेसिस का, वहाँ साइंटिफिक चीज़ें मतलब टेक्निकल चीज़ें मैथ्स आने लग जाती है, जैसे कि आप एलजेब्रा हुआ और ये मैट्रिसेस हुए, डिटरमिनर हुए, ये सब 12th का सिलेबस है। तो वहाँ तो हम 12th से निकले ही थे तो पूरा हमें पूरा याद ही था। बट जो मेन हमारा फोकस था वो था इंग्लिश और GS जो मेन होता है। UPSC की GS आप जानती हैं थोड़ी टफ होती है, तो उसके लिए मैंने NCERT को फॉलो किया और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे कि UPSC किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है NDA के, क्योंकि मैंने उससे पहले जो एग्जाम दिया था 12th में था तो उसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसका मेन रीज़न जो फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद जो मार्क्स आते हैं, तो उसमें मैंने देखा कि मैं GS में फेल था, बाकी मैथ्स में मैं और जो पास था। तो मैंने देखा कि GS में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो मैंने क्या किया, अपना GS को ना फोकस करके, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड था तो मैं GS में मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, तो मैंने अपने साइंस का जो था मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये मैंने पूरा कंप्लीट करके मैंने उन्हीं क्वेश्चन को टच किया जो मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता था ठीक है। और वहाँ UPSC में आपको पता है 900 में से सिर्फ 400 ND में ले आते हैं, तो इतने में कट ऑफ क्लियर हो जाती है। तो मैंने वही अपना टारगेट रखा 450 और 500 के आसपास ले आऊँ, तो इतने में मेरा NDA निकला। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया फैमिली कुछ इश्यूज मेरे काफ़ी लंबे चले मतलब, तो उसकी वजह से मैं SSB देने नहीं जा पाया था NDA का। आप इतना अच्छा एग्जाम आपने क्रैक किया, काफ़ी सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं उस फेज़ में, उसके बाद आप SSB देने नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो उस फेज़ को कैसे आपने हैंडल किया? जरूर आपको बहुत बुरा लगा होगा, स्ट्रेस भी होगा कि क्या हो गया, मैंने इतनी मेहनत करी, तो उस फेज़ के बारे में थोड़ा बताइए कैसे आपने वो टैकल किया? जी मेरी फैमिली तो बहुत ही ज़्यादा मेरे को फोर्स कर रही थी कि यार कैसे भी परिस्थिति हो चला जा, मतलब मेरे पापा तो अभी भी दुखी होते हैं कि तू एक बार भी SSB देने नहीं गया, इतना बार आया। तो वो सिचुएशन थोड़ा लगता था कि हाँ मेरे को फोर्स में जाना है। उस टाइम पे तो था भी मेरे अंदर वो जुनून कि मुझे फोर्स में जाना है, लेकिन वो टाइम लगता था कि यार पता नहीं मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, कोई नहीं मैं कुछ और करूँगा। तो वो टाइम ऐसे निकला कि अब क्या बताऊँ, वो फीलिंग में शेयर नहीं कर सकता आपके साथ जो था कि मतलब जाना भी है और नहीं भी जा पा रहा। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिलेमा में डाल देती है अपने आप को, तो वो था।
अभी सीजीएल की आपकी जर्नी पे आते हैं। सीजीएल की आपने सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करी और कैसे शुरुआत सीजीएल की आपने करी? जैसे सब्जेक्ट वाइज अगर बात करी जाए तो कैसे आप पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे जीके, जीएस और मैथ, इंग्लिश, या डिफरेंट सब्जेक्ट कैसे आप तैयार करते थे, उसको थोड़ा और डिटेल में आप शेयर करिए। देखिए, जब मैंने ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट 2016 में, तो मैंने 17 पहला अटैम्प्ट दिया। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था अरे कुछ नहीं है, सीजीएल बहुत ईजी है, हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स मेरी अच्छी थी यार, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं 200 में से 200 कर लूँगा, अरे कोई नहीं। तो वो नहीं हो पाता है। जब एक्चुअल एग्जाम देने में गया, मेरी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी, लेकिन जब मेरा प्री निकला, मेरा बॉर्डर पर ही क्लियर हुआ था, शायद 140 के आसपास कट ऑफ थी, शायद मुझे याद भी नहीं है। तो मेरा कुछ उससे 10-5 नंबर एक्स्ट्रा थे, तो मुझे लगा था, मैं तो बहुत खुश हो गया था, अरे मेरा सीजीएल का प्री निकला है। मतलब पहला था, तो पहले में इंसान को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं कोचिंग भी नहीं कर रहा था और मैंने देखा भी नहीं था क्या एटमॉस्फेयर है सीजीएल में, बाहर कितना कंपटीशन है, तो मुझे पता नहीं लग पा रहा था। तो मैं बहुत खुश हो रहा था कि मेरा प्री निकला है। उसके बाद मेंस दिया मैंने, राकेश यादव की 7300 यूज़ की थी उसके प्रीवियस ईयर के लिए, क्योंकि मैंने सुना था इधर उधर से। इंग्लिश के लिए मैंने इतना फोकस नहीं किया था, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था द हिंदू वगैरह का, तो इसलिए। और मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा बैकग्राउंड भी सीबीएसई से है, तो मेरे को इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो मैंने दिया। और प्रीवियस ईयर में लगाए थे राकेश यादव के, तो जो 2017 का था, वहाँ थोड़े ड्रास्टिक चेंज आ गया था, जो उसका था कि एकदम जो पैटर्न जो चल रहा था, उससे बिल्कुल ही एडवांस क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन डाले जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। तो मैं वहाँ एग्जाम में डायरेक्ट क्या अटेम्प्ट करता, तो मेरे फिर भी कैसे भी करके 145 के नंबर आए थे, और इंग्लिश में मेरे थोड़े ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए थे, 170 के आसपास। तो मैंने इतना लगाया नहीं, और मेरे सबसे मॉक मैंने लगाया नहीं था, ये थोड़ी मेरा इशू था। तो 17 में मेरा मेंस भी निकल गया, और टीयर 3 में भी मेरे एवरेज नंबर आ गए थे 60 के आसपास। तो मुझे लग रहा था कि शायद इसमें कुछ मिल जाए, लेकिन जैसा बताया, वो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, और कट ऑफ भी एकदम ड्रास्टिकली बढ़ गई थी, तो मेरा फाइनल में रह गया था 2017 में। और थोड़ा मैं ओवर कॉन्फिडेंट था कि सीजीएल तो कुछ भी नहीं है, मैं कर लूँगा ये, इसकी वजह से मेरा 17 तो रह गया इस वजह से। कुछ बातें तो आपने बताई, जैसे ओवर कॉन्फिडेंट थे, मॉक नहीं लगाए। बाकी इसमें और जैसे आपको क्या लगता है, जैसे लगता है ना कि जब तीसरे अटैम्प्ट जब भी आपका सिलेक्शन होता है, फिर आप पीछे मुड़ के सोचते हो कि शायद ये चीज़ पहले कर लेती तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक करते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर पहला अटेम्प्ट ही होता आपका, तो आप क्या क्या गलतियां नहीं करते? क्योंकि अभी तो आपको सारा कुछ पता है, तो जो नए एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देंगे, तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे कि वो गलतियां ना करें? सबसे पहला तो प्रीवियस ईयर को देखें। जैसे मैंने बताया था, एनडीए के टाइम पे मैंने देखा था, एनडीए में पहले फेल हुआ था, तो मुझे ये पता चल गया था कि मैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, मैं ये देखूं कि यूपीएससी पूछती क्या है एनडीए में। तो मैंने देखा कि साइंस का इतना पोर्शन है कि मैं जीएस क्वालिफाई कर सकता हूँ। सेम ऐसे ही मैंने सीजन में देखा 17, जब अब जैसे आपने पूछा पहले क्या आप सोचते हैं, तो मैं अगर सोचूं तो मैंने रिवीजन नहीं करता था, और एक बार एक टॉपिक को लगाया, एक बार क्या अरे ये तो मेरा हो गया, परसेंटेज लगाया एक बार, अरे मुझे आ गया परसेंटेज के क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम पे परसेंटेज लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन, तो धीरे धीरे करते चले जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि अरे सारे आते जा रहे हैं। लेकिन यही आप दूसरे तीसरे टॉपिक पे पहुंच जाएंगे, तो जो पहले वाले टॉपिक हैं उनको भूल जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो मेरी कमी थी, मैंने 17 में वो नहीं किया था। दूसरा, मैंने मॉक तो एक भी नहीं लगाया था, 17 में भी नहीं लगाया था, 18 में भी फाइनल में आउट हुआ था, क्योंकि 17 का पेपर देख के डर गया था मैं इतना कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा। तो मैं कैट की बुक जो आती है ना अरिहंत की, वो मैं लगाने लग गया था, और मॉक वहाँ ही नहीं लगाया था। और कैट की बुक में मैं एक घंटे में 10 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, फिर भी मैं लगा हूँ। जब तक मेंस आ गया, पता लगा कि मैं मेंस में वहाँ जो 17 में 140 लाया था, मैं 120 लाया 18 में, जबकि उससे पेपर थोड़ा कंपेरेटिवली थोड़ा ईजी था, बस थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा थी। तो मैं 18 में भी मैं ये सोचता था कि अगर मैं कैट की ना लगाता और मैं प्रीवियस ईयर फॉलो करता, ऐसे करता चला आ रहा था यूपीएससी के टाइम पे, और मॉक लगाता, तो मैं 18 में ही दिल्ली या यूपी मिल गया होता मुझे एक्साइज। ओके, अभी जो नए एस्पिरेंट्स इस तैयारी में आना चाह रहे हैं, तो उनको अभी शुरुआत ही करनी है, उन्होंने बस सिर्फ सोचा है कि मुझे भी एक्साइज इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, सिर्फ शुरुआत करनी है। तो आपको क्या लगता है कि उनको किस तरीके से शुरुआत करनी है? शुरुआती क्या क्या चीज़ें उनको ध्यान में रखनी है? जैसे बुक लिस्ट, बहुत ज़्यादा बुक खरीद लेते हैं, एक सब्जेक्ट की 2 बुक खरीद कर लेते हैं, फिर पढ़ाई नहीं हो पाती। ऐसे कुछ बातें हैं कि शुरुआत कैसे करें, शुरुआत की दौर में क्या तैयारी होनी चाहिए? जी, मेरा तो ये मानना है कि ज़्यादा बुक लेने से अच्छा एक ही बुक का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। जैसा कि मैंने बताया, पहले मैं वही करता था कि बुक तो ले ली मैंने, राकेश यादव भी ले ली, किरण भी ले ली, लेकिन उनको एक बार लगा के मैं ये आपको ऐसा फील कर हो रहा है कि अरे मेरी तो पूरी प्रिपरेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो हो ही नहीं सकता कि आप उस क्वेश्चन को आप एग्जाम टाइम में उस कम जितना टाइम आपको दिया गया उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। मैथ्स में जो होता था, जो अभी तक पैटर्न चला आ रहा था, अब तो थोड़ा चेंज हो गया। जैसे ये आपको पता ही है 2022 से थोड़ा मैथ्स का वेटेज कम हो गया और रीजनिंग आ गई है मेंस में,
तो वो मेरे को थोड़ा लगा कि अगर मैं मॉक लगाता और मल्टीपल टाइम रिवीजन करता तो मैं शायद 17-18 से ही जॉब लेके सेटल हो गया होता। मैं शायद सीपीओ में भी नहीं जा पाता अगर 17-18 में मिल जाता तो, क्योंकि मैं सीपीओ से जो सेलेक्ट हुआ था वो भी 2018 सीपीओ से हुआ था, जो मेरे को सशस्त्र सीमा बल में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। अभी जैसा कि अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है एक्साइज इंस्पेक्टर की, तो ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा बताओ, कैसा यहाँ पे माहौल है, क्या रूटीन रहता है, कैसा लग रहा है आपको? देखो रूटीन तो यहाँ थोड़ा इस बार थोड़ा चेंज कर दिया है, क्या सुबह पीटी जाना पड़ रहा। पहले जो होता था कि हम बाहर रहते थे, इस बार तो हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो है इसने नासिर ने प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पर तो सारे पूरा का पूरा बैच जब साथ आ रहा है तो एक अलग ही एटमॉस्फेयर है यहाँ पर, तो अलग ही फील आ रही है कि हाँ थोड़ा हॉस्टल लाइफ जीने को मिल रही है एक तरीके से। सुबह पीटी उठना मन नहीं करता है, फिर भी उठ के जाना पड़ रहा है, एक तो वो, और दूसरा फिर क्लासेस में अपना प्रोटोकॉल ऑफिसर वगैरह बनते हैं हम, स्टेज पे जाके अपना स्टेज फियर भी दूर हो रहा है हमारा, वहाँ पे स्टेज फियर दूर हो रहा है, उससे वहाँ पहुँच कर ना स्टेज पे हमें स्पीच देनी पड़ रही है, जो कभी किया नहीं, क्योंकि हमें ऐसा एटमॉस्फेयर मिला ही नहीं अपने कॉलेज वगैरह में कि हम स्टेज फियर दूर कर सकें। तो एक वो, दूसरा यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग जो मतलब हमसे भी ज़्यादा मतलब एजुकेटेड बीटेक वगैरह किए हुए हैं, तो उनसे मिल रहे, उनका थिंकिंग हम मैच कर पाते हैं कि यार ये हाँ इससे ये सीखने को मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब एक ऐसा फील हो रहा है कि यार हाँ कुछ अच्छे लोगों के साथ हम बैठे हुए हैं, अभी तक घर में ही बंद थे तो वहाँ से बाहर निकल के यहाँ आ रहे हैं तो एक अच्छा फील आ रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और एंजॉय भी आप कर रहे हैं। ओके, अभी जैसे यूनिफॉर्म की बात करें, आपने पहले जब सब इंस्पेक्टर थे तो वहाँ की यूनिफॉर्म भी आपने पहने होगी, उसमें भी स्टार होंगे, है ना? अभी आप एक्साइज इंस्पेक्टर की जब यूनिफॉर्म पहनते हो तो उसमें भी 3-3 स्टार है गोल्डन कलर के। तो अभी क्या फील होता है कि कौन सी वर्दी आपको अच्छी लग रही थी, कौन सी वर्दी में आपका अच्छा फोटो आया है? ये देखिए, जो आर्मी की कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म होती है उसके आगे तो सभी फीकी पड़ जाती हैं अगर वो आप देखेंगे तो, क्योंकि जो कैमोफ्लेज आर्मी की यूनिफॉर्म तो एक अलग ही फील देती है आपको कि हाँ आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन एक पुलिस की यूनिफॉर्म होती है उसका रोल अलग है और उसका रोल अलग है। हम कंपेयर करेंगे, यूनिफॉर्म में कंपेयर नहीं है, एक जो यूनिफॉर्म होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है, वहाँ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बॉर्डर सिक्योरिटी की थी और यहाँ मेरी टैक्स इवेजन को लेकर है, तो दोनों में मुझे फील तो वही आता है कि मैं देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ अलग था और इसके लिए अलग है, मेरे दोनों में ही मेरे को हाँ लगता है कि, और मैंने यूनिफॉर्म भी इसीलिए चूज़ की क्योंकि मैंने आपको बताया शुरू से मेरा जो यूनिफॉर्म था मेरा, तो मेरे को यूनिफॉर्म चाहिए थी तो इसीलिए मैंने एक्साइज लिया, वरना मेरे को डीए भी मिल रहा था और भी मिल रहे थे, पर मेरे को एक्साइज चाहिए था। जब एक्साइज इंस्पेक्टर की यूनिफॉर्म पहन के आप अपने माता पिता के सामने गए या फिर फोटो आपने डाला तो लोगों के क्या रिएक्शन थे, सोशल मीडिया पे या फिर फ्रेंड्स के फ़ोन आए, कैसा लोगों का रिएक्शन मिला? देखिए अभी तक तो ऐसा सौभाग्य मेरे को प्राप्त नहीं हुआ कि मैं घर जा पाऊँ यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद यूनिफॉर्म का ऐसा पता नहीं था कि हमारी ट्रेनिंग आई जाएगी, तो मैंने यूनिफॉर्म सिलवाई नहीं और अर्जेंट में फिर सिलवाई, तो फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद मैं घर पर जा नहीं पाया कि रिएक्शन में ले पाऊँ तो इसका, पर मैंने खुद पहना और फोटो भेजा घर पर तो घर का एक अलग ही रिएक्शन था कि अरे बहुत अच्छा लग रहा है आइए घर पर आना। हाँ तो ये था। अभी लास्ट में जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं या फिर लड़कियां भी देख रही हैं, एसएससी हो गया फिर गवर्नमेंट एग्जाम का उनका सपना है, तो उनके लिए फाइनल मैसेज आपके क्या होंगे, चाहे वो मोटिवेशनल पर्पज से हो या फिर आपने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर रखा है तो वहाँ से आप कुछ बताना चाह रहे हो या फिर मैं कुछ पूछना भूल गया हूँ, आपको लगता है कि ये चीज़ें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट में क्या मैसेज दोगे? देखिए मैसेज तो मैं ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो यही होता है कि आप अपने वीकनेसेस को पहचानिए क्या है आपकी। जैसे मान के चलो कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका, जैसे मैंने सीजल के टाइम पे मुझे पता था कि मेरे को मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश, क्योंकि मैं द हिंदू वगैरह पढ़ता ही था अपना और मेरे सारी जो रीडिंग होती थी वो पूरी इंग्लिश में होती थी टोटली। तो मैं इंग्लिश के लिए मान के चलिए मैं हफ्ते में 1 मॉक ला लेता, 2 मॉक अपनी चेक करने के लिए कि मेरा कहाँ तक है। तो मैं इंग्लिश को ना ज़्यादा टाइम देके मैथ्स को ज़्यादा टाइम देता था कि मुझे पता था कि मैथ्स में मेरे को टाइम एक्यूरेसी के साथ मुझे मैनेज करना है। तो और 19 में भी मेरे साथ यही हुआ कि एंड में 10 मिनट में मेरे को नर्वस हो गया मैं। तो आप ये सोचिए मैंने 100 से ज़्यादा मॉक लाए तो उसके बाद भी मैं एंड के 10 मिनट में नर्वस हो गया, मैं स्कोर और अच्छा कर सकता था, वो ना हो पाया, पर कोई नहीं, पर मेरे को जॉब मिली, जो मेरी ड्रीम पोस्ट थी वो मुझे मिल गई। लेकिन मेरा मैसेज यही है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करें, एक ही आप बार बार सोर्स के, मतलब ऐसा होता है ना कि ये सोर्स मिल गया इसके पीछे मैं इसको कवर करूँ इसको कवर करूँ, वो ना करके आप प्रीवियस ईयर को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। दूसरा मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए, तो वो मॉक को जितना हो सके आप उतने टाइम लगाइए, उसको एनालिसिस करिए, जो भी आपको उससे सीखिए कि हाँ मैंने यहाँ गलती की, उस टॉपिक को फिर आप दोबारा पढ़िए या फिर दोबारा उसके प्रैक्टिस लगाइए, तो ऐसे करके आप थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे और आप देखेंगे कि आप सक्सेस बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच योगेश भाई, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिस तरीके से योगेश भाई ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, बताया कि एसएससी को छोड़ के क्यों यहाँ पर आए,
बताया कि जो फोर्स में उन्होंने सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले रखी थी उसको छोड़ के क्यों यहाँ पर आए और एक्साइज से उनका इतना प्यार क्यों है, वर्दी के बारे में थोड़ा बहुत बताया, मोटिवेशन दिया आपको। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा चैनल SSC CGL मोटिवेशन फैक्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लें, क्योंकि वहाँ पर जितने भी SSC CGL टॉपर्स से मिल रहे हैं उनकी डिटेल स्ट्रेटजी हम शेयर करते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियोज़ के बारे में आप हमें क्या फीडबैक देना चाहते हो, वीडियो अच्छे लगते हैं कैसे लगते हैं, उनके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।